नमस्कार। होम साइंस की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। प्रसार शिक्षा की आज की क्लास में हम संचार का अध्ययन करेंगे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेशन। सामान्य रूप से संचार सूचना देने वाले तथा लेने वाले को किसी विशेष विषय सामग्री के लिए एक साथ एकत्रित करता है। कम्युनिकेशन का अर्थ है टू कम्युनिकेट, यानी अपनी इच्छाओं, भावनाओं, विचारों को दूसरे पर्सन या दूसरे इंसान को बताना, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। संचार प्रसार शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संचार एक दोहरा प्रवाह है। मीन्स इट इज़ टू वे कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति बोलेगा, बल्कि दोनों व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कोई भी संस्था या संगठन बिना संचार प्रक्रिया के नहीं चल सकती है। संचार प्रबंधक की सफलता के लिए आवश्यक है। संचार की सफलता पर ही प्रबंधक की सफलता निर्भर करती है। संचार, जिसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं, ये मूलतः लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है कॉमन, अर्थात सामान्य। अब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या? संचार या कम्युनिकेशन को अलग अलग शोधकर्ताओं ने अपनी तरह से समझाया है। दाहमा के अनुसार संचार के द्वारा व्यक्ति अपने ज्ञान, भावनाओं, विचारों, सूचनाओं आदि का इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संदेश की सामान्य समझदारी, भावार्थ और इसके प्रयोग को समझ सके। जे पाल लिगनसंस के अनुसार संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों, तथ्यों और भावनाओं का आदान प्रदान इस प्रकार करते हैं कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति संदेश के अर्थ, विषय सामग्री और प्रयोजन को समझ सकता है। इसके अलावा लॉरेंस ए एप्पल ने बताया है कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संचार एक व्यवस्थित और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संचार प्रक्रिया तब पूरी मानी जाती है जबकि संदेश प्राप्तकर्ता संदेश को उसी अर्थ और भावना के साथ समझ लेता है। अब हम अध्ययन करेंगे संचार की विशेषताओं का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। संचार का उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में कही गई बात की सही अर्थों में समझ पैदा करना है। संदेशों का आदान प्रदान लिखित, मौखिक, शब्दों आदि साधनों के माध्यम से किया जा सकता है। संचार की प्रभावशीलता, कुशलता और सफलता केवल संदेश की योग्यता के साथ साथ सुनने वाले की योग्यता पर भी निर्भर करती है। संचार का संबंध मानवीय दक्षता से होता है। संचार व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक समझ को जन्म देता है। संचार का क्या महत्व है? क्यों आवश्यक है संचार? आधुनिक युग में संचार का एक महत्वपूर्ण स्थान है।
किसी भी व्यवसाय के सफल संचालन के लिए आंतरिक और बाहरी पक्षों में निरंतर संपर्क बनाए रखने के लिए संचार आवश्यक होता है। प्रबंधकीय कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने में संचार अहम भूमिका निभाता है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि प्रबंध प्रक्रिया के तहत कौन सा कार्य कैसे करना है, कब करना है, किसे करना है, किसके निर्देशन में करना है, इसमें समन्वय किसके द्वारा बैठाया जाएगा, इस कार्य प्रणाली को प्रभावशाली कैसे बनाया जाएगा आदि में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शीघ्र निर्णय और उसके क्रियान्वयन के लिए संचार का होना अत्यंत आवश्यक है। संचार के द्वारा मानवीय संबंधों की स्थापना होती है, या हम यूँ कहें कि संचार के माध्यम से प्रबंधक कार्यकर्ता तक संदेश पहुंचाता है और कार्यकर्ता प्रबंधक तक अपनी शिकायत पहुंचाता है, जिससे दोनों के मध्य समन्वय बनता है। संचार के माध्यम से कार्य की सफलता असफलता का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अनुसंधान कार्यों में भी संचार की अहम भूमिका है। संचार प्रशिक्षण और विकास का महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा संचार के माध्यम से जनसंपर्क हो जाता है, जिससे कार्य के बारे में जानकारी मिलती है। अतः यह कहा जा सकता है कि मानव के सर्वोन्मुखी विकास के लिए संचार का महत्व सबसे अधिक है। डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन। अब संचार के अलग अलग माध्यम हो सकते हैं। स्पीकिंग यानी बोलने के माध्यम से हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा राइटिंग या लिख कर के भी अपनी भावनाओं को और अपने तर्कों को प्रस्तुत किया जा सकता है। विजुअल इमेज बना करके और बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, बिना कुछ कहे बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी हम किसी भी व्यक्ति के हाव भाव से ये पता कर सकते हैं कि वह क्या चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है, या क्या विचार किसी भी चीज़ को लेकर के उसके मस्तिष्क में है। तो ये सारे डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन थे, यानी संचार के अलग अलग माध्यम थे। अगर हम संचार के सिद्धांत का अध्ययन करें तो प्रभावी संचार वह है जो संदेश प्राप्तकर्ता और देने वाले दोनों के ही अर्थ में समझा जाए और उससे वांछित उद्देश्य की प्राप्ति हो। इसके लिए संचार के कुछ सिद्धांत हैं। दिया जाने वाला संदेश स्पष्ट, संक्षिप्त और परिपूर्ण होना चाहिए। संदेश में द्विअर्थ शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए और संदेश में आवश्यक सूचना और तथ्य आदि होने चाहिए। संचार प्रभावशाली हो, जिसके लिए संदेश में शिष्टता और शालीनता अवश्य होनी चाहिए। कठोर और अमानवीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, संचार प्रभावशाली होना चाहिए और इसके लिए संदेश में शिष्टता और शालीनता अवश्य होनी चाहिए। कठोर और अमानवीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संदेश देने वाले का व्यवहार आदर्श व्यवहार होना चाहिए, जिससे कि संदेश प्राप्तकर्ता उसे सुनने के लिए उत्सुक हो, उसके व्यवहार को देखकर ही वो आकर्षित हो जाए। संदेश देने वाला जिन बातों को बताता है उस पर स्वयं अमल करने वाला होना चाहिए। प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है कि संदेश देने वाला और लेने वाला दोनों के बीच में सहयोगात्मक संबंध हो। निरंतरता होनी चाहिए संचार में। तो प्रभावी संचार के लिए ये भी आवश्यक है। संचार प्रक्रिया के दौरान सभी पक्षों में विचारों का आदान प्रदान निरंतर होते रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक पक्ष तो अपनी बात कह रहा है लेकिन दूसरा पक्ष चाहते हुए भी अपनी बात नहीं कह पा रहा या प्रश्न नहीं पूछ पा रहा। उदाहरण के तौर पर अगर हम कृषि के नए नए तरीकों, उन्नत तरीकों की एक मीटिंग गांव वालों के साथ रखते हैं, तो जो गांव के कृषक हैं
उन्हें अपने प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए, अपनी बात कहने का उनको एक अधिकार होना चाहिए। तो संचार प्रक्रिया के दौरान सभी पक्षों में विचारों का आदान प्रदान निरंतर होते रहना चाहिए। संचार प्रक्रिया के तहत प्रबंधकों और कर्मचारियों में संबंध मधुर और सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। संचार के लिए प्रयोग में ली जाने वाली विधि संदेश के अनुरूप और प्राप्तकर्ता को ध्यान में रखकर काम में ली जानी चाहिए। यानी कि अगर गांव वाले अगर कम पढ़े लिखे हैं, गांव की जो लेडीज़ हैं, अगर हमें उन्हें संदेश देना है और अगर वो साक्षर नहीं हैं, तो हमें ऑडियो विजुअल एड्स काम में लेने चाहिए, जिससे कि वो जो भी कहा जा रहा है उसे ठीक प्रकार से समझ पाए। अर्थात अगर वो लिखा हुआ होगा और वो अगर साक्षर नहीं है लेडीज़, तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगी। संचार का प्रकार उचित होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि प्राप्तकर्ता को ध्यान में रखकर ही लिखित या मौखिक माध्यम का प्रयोग किया जाना चाहिए। संचार के समय उपयुक्त वातावरण होना चाहिए, यानी कि अगर हम विलेज में लेडीज़ के लिए अगर हम कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स अगर हम बताना चाहते हैं, उनको कुछ भी उनसे रिलेटेड न्यूट्रिशन एजुकेशन देना चाहते हैं या कोई और शिक्षा देना चाहते हैं, तो इस तरह का समय का चुनाव किया जाना चाहिए, जैसे दोपहर का समय जबकि लेडीज़ अपने काम से फ्री होती हैं। अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग का समय नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए समय बहुत इम्पॉर्टेंट है और समय के साथ साथ उपयुक्त वातावरण भी होना चाहिए। संचार में लोचनशीलता होनी चाहिए। इसके अलावा संचार में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो भी एजुकेशन दी गई है वो रिसीव करने वालों को पसंद आई या नहीं आई, तो इसीलिए उनका फीडबैक लेना अत्यंत आवश्यक है। भावनात्मक का भी ध्यान रखना चाहिए। संचार प्रक्रिया के दौरान मध्यस्थ लोगों की दखल कम से कम होनी चाहिए, यानी एक तो कुछ भी शिक्षा देने वाला और दूसरा रिसीव करने वाला। इसमें मिडिलमैन या जो मध्यस्थ लोग हैं उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिडिलमैन अक्सर कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, तो इसलिए मिडिलमैन का होना उचित नहीं है। तो बच्चों, ये था कम्युनिकेशन या संचार के बारे में। प्रसार शिक्षा के अंदर आपने देखा कि संचार बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम किसी भी तरह की एजुकेशन दे रहे हैं, चाहे रूरल लेडीज़ को दे रहे हैं, चाहे फार्मर्स को दे रहे हैं, अगर प्रॉपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा, संचार की उपयुक्त साधन नहीं होंगे या ठीक प्रकार से नहीं समझाया गया है, तो वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो इसीलिए आज हमने क्लास में पढ़ा कि संचार किसे कहते हैं, अलग अलग विद्वानों ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं और अर्थ बताई हैं। इसके अलावा संचार की विशेषताएं, इसका महत्व और संचार के सिद्धांतों की चर्चा की। अगली कक्षा में हम संचार के प्रमुख तत्वों का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।